हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बात आईक्यू में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 10 जून। वीडियो के संबंध में यदि क्वेरी या डाउट्स हो तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, या मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर में बात की जा रही है। ये बड़ी ही दुखद खबर है कांग्रेस के लिए, यूपीए के लिए जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बात हुई है अभी, तो ये हो रही है बात सियासी घमासान की। जितिन कुमार जी हैं, जितिन प्रसाद, ये हैं यूपी से बिलोंग करते हैं, जो कि बड़े लंबे समय से कांग्रेस के साथ रहे हैं, लेकिन अब ये बीजेपी में शामिल हो गए हैं, ऐसी बात बताई जा रही है। तो यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा ये जो यहाँ पे कवर किया गया न्यूज़, इसमें जो बात निकल के आ रही है वो कहीं ना कहीं बात निकल के आ रही है कांग्रेस जो एक संगठन है इतना पुराना 1885 में जो बना था, उसकी कहीं ना कहीं जो नींव है अब कमज़ोर पड़ती जा रही है, कहीं ना कहीं नेतृत्व में कमी आती जा रही है। उसके चलते बहुत सारे लीडर जो जो यंग लीडर हैं, बहुत सारे अन्य लीडर हैं, वो असंतुष्ट हो रहे हैं पार्टी से, प्लस कुछ लोग छोड़ के भी जा रहे हैं। जैसे कि आप ये चेहरा देख सकते हैं, रीता बहुगुणा, ये कांग्रेस की बड़ी कद्दावर नेता हुआ करती थी उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन अभी ये वर्तमान में बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इसी प्रकार से जितिन प्रसाद भी अभी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ निकल करके आ रही है। यदि हम राजस्थान की बात करें तो पायलट भी एक बड़ा चेहरा है राजस्थान के अंदर, जो कि काफ़ी समय से राजस्थान जो सरकार है वहाँ पे उनकी भी कुछ ना कुछ जो डिफरेंसेज हैं, उनकी जो असंतुष्ट चल रहे हैं ये अपनी पार्टी से, यहाँ पे राजस्थान के अंदर स्पेशली देखा जाए तो अब ये सारी की सारी बातें इसलिए की जा रही हैं कि कहीं ना कहीं ये ज़रूरत है कि कांग्रेस पार्टी को अपने संगठन में बदलाव करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट करने चाहिए। ये जो जो चेहरे हैं इनकी भी कहीं ना कहीं इनका इंक्लूजन होना चाहिए, इनकी बातों का समावेश होना चाहिए पार्टी के अंदर। इनको कहीं ना कहीं एक पोजीशन, इनको कहीं ना कहीं एक जगह, एक प्लेसमेंट ज़रूर मिलना चाहिए। तो इस प्रकार की बातें बोली जा रही हैं। तो ये कांग्रेस के लिए एक प्रकार से बुरी एक स्थिति पैदा हो गई है वर्तमान समय में, कि बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं जो हैं वो कहीं ना कहीं एक अलग से अपनी एक लाइन क्रिएट करते जा रहे हैं, जो कि जो मेन स्ट्रीम कांग्रेस पार्टी है उससे थोड़े से अलग उनके विचार होते जा रहे हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये इस न्यूज़ के तहत बताया गया है कि क्या वर्तमान में घटनाक्रम चल रहे हैं। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी एग्ज़ाम के हिसाब से, लेकिन जस्ट फॉर जीके, जस्ट फॉर अवेयरनेस आपको पता होना चाहिए। ये पेज नंबर पर न्यूज़ एक और कोरोना की बात की जा रही है कि कोरोना की दूसरी लहर जो आई थी, यहाँ पे बच्चों में एक रोग देखा गया है। इसका नाम है MIS-C रोग। MIS-C रोग देखा गया है। इसका फुल फॉर्म है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चाइल्ड। इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है इन्फ्लेशन, एक प्रकार की जलन, याद रखिएगा, ये पूछा भी जाता है। इन्फ्लेशन एक वर्ड है बड़ा ही इंपॉर्टेंट। तो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चाइल्ड, ये बात बताई गई है कि कोरोना की दूसरी लहर में बच्चों पर भी घातक दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। कोरोना संक्रमण के बाद बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चाइल्ड के मामले सामने आ रहे हैं। कई बच्चे अस्पतालों में भर्ती हैं और कुछ की मौत भी हो गई है। MIS-C के शिकार बच्चों में कोरोना से रिकवर होने के बाद रोग के लक्षण नजर आते हैं। समझ सकते हैं आप कि कोरोना से रिकवरी के बाद इस प्रकार के सिम्टम्स नजर आते हैं बच्चों के अंदर। तो बच्चों में सामान्य उल्टी दस्त से शुरू होने वाला ये रोग है, उनको अस्पताल तक ले जाया जाता है। कई सारे बच्चों की मौत भी हो गई है इस रोग के चलते। ये सारी बात बताई गई है इस न्यूज़ आर्टिकल के द्वारा। यहाँ बात की जा रही है खरीफ फसल के लिए MSP में 50 से 62% तक की वृद्धि कर दी गई है। ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है। तो बता रहे हैं करीब 7 महीने से चल रहे किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को खरीफ फसलों के MSP को 50 से 62% तक बढ़ा दिए हैं। ये डिसीजन इंपॉर्टेंट लिया गया है। तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि खरीफ की तकरीबन 5 फसलों के नाम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अभी आप ये देखिए कि होता कैसे है ये। तो यहाँ पे कमीशन है, इंपॉर्टेंट कमीशन है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज। ये जो कमीशन है इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जो MSP की जो बात की जाती है, मतलब रिकमेंडेशन जो देता है MSP की किस फसल के लिए कितना होना चाहिए, वो रिकमेंडेशन देने का काम करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये रिकमेंडेशन जाती है फिर सेंट्रल कैबिनेट कमेटी है एक इकोनॉमिक अफेयर पर, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इसको बोलते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर CCEA। इसके पास रिकमेंडेशन कौन भेजेगा, CACP भेजेगा, किसके लिए कि MSP कितना होना चाहिए। इसके बाद ये जो कमेटी है इसको हेड करते हैं PM साहब, ये लेती है फाइनल डिसीजन। तो यहाँ पे डिसीजन लिया गया है अभी खरीफ की फसलों के लिए
जिसके लिए कि एमएसपी को 50 से 62% तक बढ़ा दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बॉडी है, दोनों की दोनों याद रखिएगा यहाँ पे आप। अच्छा, अब ये कैलकुलेशन कैसे की जाती है एमएसपी की, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। तो यहाँ पे आप समझिए A2, याद रखिएगा, टर्म कई बार पूछी जाती है ये, मतलब कि यूपीएससी जैसे एग्जाम में पूछी गई है ये। A2, FL और C2 ये इंपॉर्टेंट टर्म है। तो A2 क्या होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो कॉस्ट की इन्होंने बात की है, एक है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक है इम्प्लिसिट और अनपेड कॉस्ट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि छुपी हुई, इसके बारे में मतलब कि कोई दिखती नहीं है ये चीज़ें, लेकिन होती ज़रूर है, मतलब आप उसे मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी एक वैल्यू होती है, आप ये समझ सकते हैं इम्प्लिसिट की, यानी कि अनपेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं A2 का संबंध है एक्सप्लिसिट कॉस्ट से। यहाँ पर क्या चीज़ें आती हैं A2 में, इट कवर्स ऑल कैश एंड इन काइंड एक्सपेंसेस इनकर्ड बाई फार्मर्स। तो फार्मर के द्वारा सीड खरीदना, फर्टिलाइजर खरीदना, केमिकल, लेबर, फ्यूल, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, अब ये आता है FL। तो FL क्या होता है, यहाँ बात कर सकते हैं हम फैमिली लेबर की। ये इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे इस सेक्टर में, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो जो फैमिली की लेबर है उसकी कहीं कोई वैल्यू, कहीं कोई कॉस्टिंग नहीं निकाली जाती है, ना ही उसको इस MSP में काउंट किया जाता है। जो हम एक बात करते हैं ओवरऑल कॉस्ट की, तो उसमें ये कहीं ना कहीं फैमिली लेबर को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसकी बड़े लंबे समय से इसकी मांग चल रही है कि जो MSP डिसाइड की जाती है उसमें A2 प्लस FL को समावेश किया जाना चाहिए, जिसके लिए निकल के आता है C2। तो C2 बात करता है कि A2 और FL दोनों चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि जो इनपुट जो कॉस्ट है उसमें एक्सप्लिसिट जो कॉस्ट है, यानी कि जो हम पे करते हैं फर्टिलाइजर के लिए, केमिकल्स के लिए, वो तो शामिल है, उस पर दे रहे हैं ये MSP, लेकिन इसके अलावा जो फैमिली लेबर्स है, जो सगे संबंधी वहाँ पर जाके फील्ड में काम करते हैं, इसकी कोई कॉस्टिंग, कोई इसका मेजरमेंट नहीं निकाला गया है। तो बात ये की जाती है कि C2 को बेस लेना चाहिए, C2 को आधा बनाना चाहिए, और इसके हिसाब से, इसके बेस पे आपको MSP डिसाइड करनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप, A2 क्या है, FL क्या है और C2 क्या है। तो C2 में A2 और FL दोनों का समावेश है, ये बात की जाती है C2 के अंदर, मतलब। तो ये इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, मतलब इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कैसे डिसाइड होती हैं चीज़ें और क्या फॉर्मूला है A2, FL और C2 का। यहाँ पे बात की जा रही है रणनीतिक खाका तैयार करने की जरूरत है, और ये बात की जा रही है चाइना की। तो अब ज़्यादा आक्रामक हो गया है चीन। कैलाश पर्वत श्रृंखला के हिस्से को खाली करना भारत की सामरिक गलती थी, ये बात बताई गई है। पिछले साल गालवान को लेकर के विवाद रहा था, तो वहाँ पे ये बात बोले हैं अरुण जोशी साहब कि जब ये विवाद हुआ था तो भारत कैलाश पर्वत श्रृंखला के हिस्से को खाली करना, मतलब कि भारत ने इसको खाली कर दिया था, तो वो बताइए कि भारत की एक सामरिक गलती थी, क्योंकि पीपल लिबरेशन आर्मी के सैनिक वही हैं जहाँ वे थे। उन्होंने मतलब वो पोस्ट, वो जो एरिया उसको खाली नहीं किया है, जिसकी ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो इशू है, चाइना अपनी आदतों से बाज नहीं आता है, चाइना बड़ा ही हठधर्मी है, और चाइना कहीं ना कहीं इंडिया को ये जो परेशानी करने वाली बात है, वो उसका डायरेक्टली जो कनेक्शन है पाकिस्तान से है, और अब अफगानिस्तान में भी एंट्री की कोशिश कर रहा है। कारण उसका ये है कि अफगानिस्तान से USA बाहर निकलने के प्रयास कर रहा है, जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहता है। वहीं चाइना अपनी पैठ अफगानिस्तान में भी जमाना चाहता है पाकिस्तान के थ्रू। तो ये कुछ उसकी एक्टिविटी चलती रहती हैं। इस एडिटोरियल में बताया गया है कि इंडिया को कहीं ना कहीं USA का सपोर्ट लेना चाहिए था इस मुद्दे को लेकर के। ये जो अभी किया गया था, जो लद्दाख वाला एरिया है पूरा, और ये कैलाश वाला जो एरिया है, यहाँ पे कहीं ना कहीं USA जैसे देशों का सपोर्ट लेना चाहिए था, लेकिन भारत ने इसे पूरे तरीके से नकार दिया था कि हम USA का कोई मतलब मीडिएशन नहीं चाहेंगे इसमें। ये बायलेटरल इशू है भारत और चीन का, तो हम इसे बैठ के टेबल टॉक करके इसे हम डील करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये चीज़ें मतलब सामने निकल करके आती हैं कि कहीं ना कोई एक प्रभावी इसमें मीडिएटर होना चाहिए। तो USA की ये बात बता रहे हैं कि USA की इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इस प्रकार की चीज़ों को डील करने में, बड़ी पावर है USA। तो ये बता रहे हैं इसके बारे में। तो ये बात की जा रही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है माउंट कैलाश। तो माउंट कैलाश वाले एरिया की बात की जा रही है, इसके पीछे वाले हिस्से की यहाँ की बात कर रहे हैं कि भारत ने इसको खाली कर दिया था, लेकिन चीनी सैनिक वहाँ पर अभी डटे हुए हैं। ये जो एरिया है इसे बोलते हैं तिब्बत एरिया है। ये देख सकते हैं, ये नेपाल वाला एरिया, सॉरी ये वाला है नेपाल, ये नेपाल है यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा तिब्बत है। आपने सुना होगा मानसरोवर लेक के बारे में सुना होगा, जो कि तिब्बत के अंदर आती है। राका झील के बारे में सुना होगा, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो तिब्बत के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। माउंट कैलाश भी तिब्बत के अंदर आता है। ये देख सकते हैं आप, न्यू दिल्ली, ये जो एरिया है यहाँ पे, ये उत्तराखंड वाला पार्ट आ जाता है। फिर
तो इस एरिया की बात की जा रही है कि कैसे इसको लेकर के चलना है, कैसे भारत अपनी चीज़ों को प्रभावी ढंग से वहाँ पे लागू करा सकता है और इस मैटर को कैसे अच्छे से डील कर सकता है। कहीं ना कहीं एक मीडिएटर की आवश्यकता होगी भारत को चीन जैसे देश को डील करने के लिए। ये बात की जा रही है करौली रियासत की। तो करौली रियासत की अपनी मुद्रा थी जो कि उस वक्त चलन में थी। ये बात किसके द्वारा बताई गई है? तो श्यामल दास हैं, इनके द्वारा रचित एक पुस्तक है, इसका नाम है वीर विनोद। कई बार पूछी गई एग्जाम्स के अंदर, तो नाम याद रखिएगा। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता हैं श्यामल दास साहब। इसके भाग 3 में सिक्कों का वर्णन मिलता है कि करौली रियासत की अपनी मुद्रा थी जो कि उस वक्त चलन में थी। तो ये बात बताई गई है इस न्यूज़ आर्टिकल के द्वारा। यहाँ न्यू नॉर्मल की बात की जा रही है, जो वर्किंग स्टाइल है उसको लेकर के। तो मैन पावर ग्रुप एम्प्लॉयमेंट आउटलुक सर्वे में किया गया ये दावा। क्या है सर्वे? मैन पावर ग्रुप एम्प्लॉयमेंट आउटलुक। 40% कंपनियां चाहती हैं हमेशा घर से काम करें कर्मचारी। कहीं ना कहीं उनकी कॉस्ट कम हो रही है, उनको मुनाफा हो रहा है, इसके चलते ऐसी बात ये कंपनियां बोल रही हैं। 40% बहुत बड़ा ऐसा होता है, तकरीबन 10% की कमी रह जाती है 50% में। तो बताया जा रहा है कि कई सेक्टर के कर्मचारी लंबे समय से घर काम कर रहे हैं। इस दौरान आईटी कंपनियों ने अच्छी कमाई की है। कई कंपनियों ने लंबे समय से घर से काम करने की घोषणा भी कर दी है। एक सर्वे के मुताबिक करीब 40% नियोक्ता चाहते हैं कि उनके कर्मचारी परमानेंट वर्क फ्रॉम होम करें, क्योंकि उनसे इस चीज़ से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये बात बताई गई है इस सर्वे के द्वारा कि किस प्रकार से कंपनियां चाहती हैं कि लोग घर से ही काम करें। ये एक और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया है। अभी 2-3 दिन पहले ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था 10,000 मीटर की दौड़ में, यानी कि 10 किलोमीटर। याद रखिएगा आप। तो ये जो रिकॉर्ड बनाया था नीदरलैंड की एथलीट थी सिफान हसन। याद रखिएगा, नीदरलैंड की एथलीट हैं सिफान हसन। 29 मिनट 6.82 सेकंड में ये रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन इस रिकॉर्ड को अभी भी तोड़ दिया है। इथोपिया की एथलीट हैं लेटिजनबेट गिडे से आप याद रखिएगा, इथोपिया की हैं गिडे। इनके द्वारा 29 मिनट 1.03 सेकंड में 10,000 मीटर की दौड़ पूरी कर ली। ये है इनकी पिक्चर, देख सकते हैं आप। तो नाम जरूर याद रखिएगा कि अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली हैं 10,000 मीटर में। इनका नाम है गिडे। तो 29 मिनट 1.03 सेकंड में ये दौड़ इन्होंने पूरी कर ली अपनी। यहाँ बात की जा रही है आईपीएल की। मैंने आपको बताया था कि आईपीएल के जो बाकी के मैचेज हैं वो बाहर खेले जाएंगे इंडिया के। अभी तो बताया गया है, ये यहाँ पे बता रहे हैं कि 29 सितंबर से यूएई में खेले जाएंगे ये मैच। तो जो बाकी के मैचेज हैं वो 29 सितंबर से खेले जाएंगे और 15 अक्टूबर को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। तो ये इन्होंने घोषणा की है अभी। तो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। राजीव शुक्ला साहब हैं, ये बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला जी, और इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली जी। तो इनके द्वारा बताया गया है कि इस प्रकार से अभी आगे के मैचेस खेले जाएंगे। यहाँ बात चल रही है G7 समिट की। तो ये न्यूज़ है यहाँ पे। G7 के चेहरे हैं ई कचरे से बनाया गया माउंट रिसाइकल मोर। तो ये ई कचरे से बनाया गया है, ये इनका पूरा का पूरा जो पिक्चर है यहाँ पे ये। तो देख सकते हैं G7 कंट्री कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। 7 देश हैं। इसमें 8वां देश हुआ करता था रशिया, लेकिन क्रीमिया के इशू को लेकर के उसको बाहर कर दिया। पहले G8 कंट्रीज हुआ करती थी, लेकिन रशिया बाहर होने के बाद अब ये हो गई हैं G7 कंट्रीज। तो 47वीं समिट हो रही है G7 कंट्रीज़ की, G7 ग्रुप की, ग्रुप 7 इसको बोलते हैं हम। ये कहाँ पे हो रही है? 11 से 13 जून को होगी ये। याद रखिएगा 2021 में हो रही है। यूनाइटेड किंगडम, यानी कि जो हम इंग्लैंड हम जिसकी बात करते हैं, लंदन की जो बात करते हैं वही है यूके। तो 2021 में G7 समिट हो रही है 47वीं, और वो भी यूके के अंदर हो रही है। 2020 की जो समिट हुई थी वो हुई थी आपकी यूएसए के अंदर, और 46वीं समिट थी ये। 2020 के अंदर 46वीं समिट हुई थी यूएसए के अंदर, जीएस समिट। तो इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों ये हो जाते हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ बात की गई है, एक रैंकिंग निकाली गई है, ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग 2021। जैसे हम निकालते हैं ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, कौन सा देश अच्छा है बिजनेस करने के लिए, कहाँ पे अच्छे माहौल है बिजनेस करने के लिए, इसी प्रकार से रहने लायक शहरों में कौन से शहर सबसे अच्छे हैं, तो ये बात बताई गई है। तो ये जो इंडेक्स है, रैंकिंग निकाली गई है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 निकाला गया है, जिसमें कि ऑकलैंड है न्यूजीलैंड का, इसने टॉप प्रदर्शन किया है। और सबसे खराब जो प्रदर्शन किया है वो किया है दमिश्क, यानी कि सीरिया ने। दमिश्क सीरिया का शहर है, सबसे खराब प्रदर्शन है, यानी कि सबसे खराब रहने लायक जो शहर है दुनिया के अंदर 140 देशों में से, वो बताया गया है दमिश्क। तो आप देख सकते हैं भारत का एक भी शहर टॉप 10 में यहाँ पे नहीं है। देख सकते हैं न्यूजीलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया,
इस प्रकार से ये सारे के सारे शहर हैं, इसमें 10 टॉप शहर इसको बताया गया लिस्ट में। तो आप पहला और अंतिम जरूर याद रखिएगा। इस प्रकार की चीज़ें कई बार पूछ ली जाती हैं, लेकिन भारत का नाम टॉप 10 में यहाँ पे नहीं है। तो बात की जा रही है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग 2021 की। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जरा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आप मुझे अपने आप कमेंट में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।